हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? अच्छा, इस बात का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। ये जो मेरे स्टार्टिंग जुमले होते हैं ना सलाम का जवाब कभी किसी ने कमेंट में दिया है वालेकुम सलाम। हो सकता है ज़बान से आप बोल कर जो है क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो हो सकता है कई लोग जो है वो अपने ज़िम्मे से ये बात ज़बान से जवाब देकर वालेकुम सलाम कह के उतार देते हों, लेकिन कमेंट नहीं करते। और जो मैं पूछता हूँ कि कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, तो ये भी आपने कभी इसका भी जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो इब्तदाई जुमले हैं ना, ये हमें वीडियो से हटा ही देने चाहिए। और जब मैंने हटा दिए तो फिर मुझे लोगों ने कहना है कि भाई आप बड़े मगरूर हो, ना सलाम दुआ करते हो ना कुछ और, सीधा वीडियो स्टार्ट कर देते हो। तो भाजी फिर जवाब देता करो, रिस्पॉन्स लभे तो असी भी अगर टुरिए ना। वो मुकाबला चाहिए मैं तो मुकाबला टठिया होया वो चुप वो उथे लाभ के नाल लगना ही छोड़ के चेक करिए जी। अच्छा जी, वीडियो मैंने स्टार्ट की थी तो ये धागा जहा पे ये धागे चाने जड़े न बड़े लाजमी हैं। मैं जी अब खानों के ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ, केजेस के ऊपर। असल में हमारे परिंदे आपको पता है वैक्सीन के बाद डिस्टर्ब थे, तो हमने ब्रीडिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। परिंदे खुडों में बंद किए, एक एक मादी जो अंडों पर तैयार होती थी उसको साथ साथ लगा कर जो है थोड़ा थोड़ा टाइम देकर खोल कर जो है ब्रीड कराते रहते थे। अभी मैंने जो है ना परिंदों के ऊपर तवज्जो देना स्टार्ट किया है इस दूसरे फार्म के ऊपर। इसको नया नया अभी छोड़ा है, दाबा कराया है, तो ये इसको तंग कर रही है। अच्छा, ये शेरू है जनाब, वो साथ जो है वो सावे अदलके की पट्टी है, ये भी सावे का पट्टा है। ये लाल बादशाह की पट्टी है जो मार रही है बार बार। मैं हटा कैमरा इसलिए लेता हूँ कि बार बार उसको तंग करती है। ये जो लाल पट्टी है ये अंडे दे रही है और सावी वाली जोड़ खा रही है। ये दोनों मादियाँ अंडों पे तैयार हैं। बस तो अपना काम शुरू कर देना, मारना मोटा मोटा झाड़ू इतने मार, बहुत रगड़ के ना मारी। तो ये जड़े पार शर कप शक ये वो है ना धागे शागे टट्ठे हुए ये सारे। एक दो दिन में दोस्तों हमारे फार्म पे थोड़ा सा काम स्टार्ट होने वाला है कंस्ट्रक्शन का क्या थोड़ा सा हम करने लगे हैं। जिधर तक आपको ये ऊपर शीट नज़र आ रही है ना, पीछे दीवार से लेके इस शीट तक यानी 10 फुट ये जगह बनती है, 10 से 12 फुट। इसके ऊपर हम डालने लगे हैं चादरें, जस्ती की जो चादरें नहीं होती वो डालने लगे हैं, ताकि हमें नीचे जो है थोड़ा सा शेल्टर भी मिल जाए। और थोड़ा सा मेरा जहन बना हुआ है दरवाज़े चेंज करने का। ये दरवाज़े जो हैं हमने एक दोस्त से बने बनाए पड़े हुए थे, लेके लगा लिए थे, वक्त पाया था क्योंकि फार्म पे जो है ना ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो चुके थे और मैं जो है वो दरवाज़ों को अपने हिसाब से बनाने की पोजीशन में नहीं था उस टाइम। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दरवाजे भी ज़ाहिर है किसी के काम तो आ जाएंगे, अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह की मेरे फार्म की लुक है तो भाई उस तरीके से उस हिसाब से ना यार ये बहुत जड़ा ना काम ख़राब कर रही है। रत्ती मादी है, थोड़ी देर तक तंग कर सी, तो जिस तरीके से भाई लुक निकालनी चाहिए उस तरीके से लुक निकली हुई नहीं है। इसकी खूबसूरती का जितना भी काम था हमारा फार्म का वो सारा पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। अभी हमने इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से इसके ऊपर तवज्जो देनी है और हमने जनाब यहाँ पर सारा जो है वो करना है। कुछ पौधे वगैरह लगाएंगे, गमलों में लगाएं या ज़मीन पे लगाएं या इसकी बाउंड्री बनाएं। वो फिर हमारा जो है वो कैसर साहब वो आके हमें गाइड करेंगे कि क्या करना है। तो इसकी हम जो है यहाँ पर तरतीब करेंगे इंशाल्लाह, इस लाइन में भी, पीछे भी और यहाँ पर भी, इस लाइन में भी। और थोड़ी सी ये जगह भी बनती है, यहाँ पर भी होगा। इन खानों की एक तो सेटिंग, उसके बाद ये जो शीटें पल्ले तरपालें जो हमने जुगाड़ू काम लगाया हुआ है, जो दरवाजे बड़े बेतरतीबे से बेढंग, इसको सारे को ख़त्म करना है, रंग नया करवाना है। और मिट्टी हमने मंगवाई हुई है छांटी करके, कुछ जिन खानों की ठीक है जिनमें थोड़ी अप करनी है, ये सारी सेटिंग इंशाल्लाह सीधी करनी है और इसी महीने के अंदर करनी है। मेरा दिल है कि ये मैं अभी कर लूँ सर्दियाँ आने से पहले। और ये चादर जो है इसके ऊपर चादरें लगवाना 10-10 फुट तक, ये बहुत ज़रूरी था। जब बनाया था तब भी मुझे पता था कि ये करना है, लेकिन बस मैंने अपने बजट को भी देखना था। ये सारा फार्म बनाने पे भी हमारा तकरीबन 25 लाख के करीब ख़र्चा आ गया था। 23-24 लाख तो पक्का लगा है, माड़ा भी, क्योंकि जाल बड़ा एक्सपेंसिव है। इस जाल पे अच्छे खासे पैसे लगते हैं और फिर इसके लिए जो पूरा आपको इस जाल को लगाने के लिए पाइपों का एक जाल बिछाना पड़ता है, तो ये एक्सपेंसिव थे। फिर खुडे, फिर ब्लॉक और काम भी सारा हमने 0 मीटर किया है। हर चीज़ हमने नहीं मंगवाई है, यानी कोई चीज़ यूज़ इस्तेमाल नहीं की। पड़ियाँ पड़ी थी लेकिन सारी 0 मीटर पड़ी ला के इस्तेमाल की है। अच्छा, बास बिच जड़े ना थोड़े वटे जो रह गए ना पिछो वटे चा ले बिचू मोटे वाले। तो जनाबे वाला बात यह है कि अभी मैंने जोड़ों को यहाँ खुला करवाना स्टार्ट किया, शीट्स पीछे हटवाई हैं, थोड़ी हवा लगे, खाने जो है वो खुले हों। यहाँ पर भी परिंदों ने देखे मट्टी पाँव मार के मट्टी कितनी ज़बरदस्त कर ली है। हीरे को मादियों ने खा के बुरा हाल किया हुआ है और जब से इसको घुटने के अंदर जहरबाद हुई थी, अब तो ठीक हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। इसको आदत ही पड़ गई है ऐसे
कैदो बांध के चलने की, ये तब का कैदो बना हुआ है। हालांकि इसको अब टांग में कख भी नहीं है, लेकिन बस आदत बन गई है और अक्सर मुर्गों को बांध जाती है। इधर हमने 90 हज़ारिया छोड़ा हुआ है जनाब, किंग लसानी की पट्टी के साथ। ये दाना नहीं खा रहा था, उसको खिला रहा था, तो वो मादी मैंने अंदर बंद की है, इसको अलग से दाना रखा है, लेकिन अभी भी इसने मेरा ख्याल है नखरे किए हैं, दाना उसको नहीं खिलाया। सावे की भी यही आदत है, इन दो मुर्गों की इतनी गंदी आदत है कि जब इनके साथ मादी लगी हो जनाब, इन्होंने दाने को मुँह नहीं मारना, बड़ा ज़बरदस्ती इनको दाना खिलाना पड़ता है। और अभी रखा हुआ है, पता नहीं ये खाते हैं कि नहीं। प्रिंस की आदत इस मामले में अच्छी है, प्रिंस ने जनाब दस्ती दाना खा लिया है, अब लगा हुआ पानी पी रहा है। तो ये जनाब 2 मादियाँ हमने शेरू के साथ लगाई हुई हैं। बंद करते दरवाज़ा, बाहर जासी मादी, और जो टोपली मादी इसके साथ लगाई थी वो पूरी झोल उतार के कड़ुक हो चुकी है। 2 झोलें उसने दी हैं शेरू के साथ ही, और बच्चे भी उसके निकले हुए। अब मेरा दिल है कि हम उसको अंडों में बिठा दें। शेरू के कुछ बच्चे मेरे पास निकले हुए हैं इसी मादी के साथ, ये जो मैंने इसके साथ लगाई हुई है। इसके 3 नर बच्चे मेरे पास हैं। 8 अंडे थे इस मादी के, 8 के 8 फर्टाइल थे। लेकिन जिन दिनों में हमने बिठाकर बच्चे निकलवाए उन दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत लो थी, जिसकी वजह से डेड इन शेल हुए। मादियाँ ही बैठी हुई थी और भूसे पे भी बैठी हुई थी, तो हमने पानी का कोई ख़ास स्प्रे का बंदोबस्त नहीं किया। बाद में हमें ये चीज़ आइडिया हुआ कि यार डेड इन शेल हो रहा है, तो मादियाँ मिट्टी पर बिठाएँ और उनको जो है ना पानी का स्प्रे करते रहें। तो फिर जब हमने ये तरतीब स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे पूरे निकले हैं मादियों के नीचे। अभी भी 90 हज़ारिये के अंडे हमारे पड़े हैं। ये इधर नीचे पहले खुडे में मादी बैठी है, उसके 6 अंडे माशाल्लाह फर्टाइल हैं। 6 रखे थे, 6 के 6 फर्टाइल हैं 90 हज़ारिये के किली ताजी के साथ। और वो सारे जो है वो मैंने मिट्टी पे बिठाई है। अब रेतली मिट्टी भी इसी तरह नम सी है, आजकल वैसी बारिशें हुई हैं, नमी पूरी है और थोड़ी सी हबस सी होती है, लेकिन नमी है हवा में। और साथ हमने जनाब क्या किया कि फिर भी हम हल्का हल्का स्प्रे कर देते हैं, दिन में 1 दफ़ा छिड़काव कर देते हैं पानी का, तो उससे यह है कि डेड इन शेल का मसला नहीं होता मादी के नीचे। शेरू अपनी अदाएँ दिखाते हुए जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना कसा हुआ बर्ड है ना। अब इस कसी हुई पोजीशन को समझना हर बंदे के बस की बात नहीं है। ये पोजीशन और ये वजूद वो बंदा समझ सकता है कि जिसको शौक शिकार करते हुए 10-15 साल हो गए हैं, जो सियानों में उठा बैठा है, जिसको वजूद परखने का जो है ना सारा सबक आता है कि परिंदे का वजूद परखना कैसा है, किस तरीके से परखा जाता है, परिंदे की कंड को कैसे परखा जाता है, पर पल्ले रख, ये इस तरह कुंदे खोल के रखना और ये अदाएँ दिखाना हर परिंदे की भाई की बात कोई नहीं है। ये अब ज़ाहिर है मैं चूँकि मुझे तो परिंदे ये पसंद है, तो मुझे जिस तरह के परिंदे पसंद हैं मैंने उन्हीं के अंदर काम किया है, उन्हीं परिंदों के ऊपर वर्क किया हमेशा अपनी मर्ज़ी के ही। अगर मैं अपनी लाइन से निकल कर किसी बाहर की लाइन में मैंने जंप भी की है ना, लसानियों से निकल के अदलकों में या लाखे खड़ी तख्ती वाले में या 90 हज़ारिये में, तो उनका वजूद पहले नंबर पर देखा। असील बेसिकली शेप का, मेरे नज़दीक असील नाम ही शेप का है। जिस परिंदे की शेप कोई नहीं, जो बेढंगा है वो 20 पेड़ मारे, 100 पेड़ मारे, 575 पेड़ मारे, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। पेड़ उससे मरवाओ जिसके अंदर असालत पूरी है भाई, नहीं मरवाते पेड़ में नहीं लेके जाते, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बात कोई नहीं कह सकता हाँ जी कि जनाब असील नहीं है जी। पर 20 पेड़ लड़ा हुआ भी मुर्गा जब सामने आएगा, बेढंगा होगा, बदरंगा होगा, बदशक्ला होगा और उसके अंदर इतने खून मिक्स करके उसको जनाब किलों के सिर पे मैदान का बादशाह बनाया हुआ होगा। भाई किलों में कौन सा बादशाह है और कौन सा नहीं है, ये क्या पता लगता है। मुर्ग पास फेल करने के लिए ना तपनियाँ भी काफ़ी हैं भाई। जितने लोग, मैं कहता हूँ अब बात दूसरी तरफ जा रही है, जितने लोग शिकारी मुर्गे पास करते हैं, गदियाँ मार के मुर्गे फड़काते हैं, वो फड़काने के बाद गदियाँ क्यों देखते हैं रंगी हुई हैं कि नहीं रंगी हुई, किल तो देखना है, पहले तो फड़का के देखते हैं मुर्ग के अंदर कोई गैरत भी है। अब गैरत किस चीज़ का नाम है कि मुर्ग चेक पे आए, मुर्ग फड़के चेक पे आए, मुर्ग अपने घर से खेले, खचरा ना हो, नीचे ना जाए, सर ना दे, मोमन होके ना लड़े। ये 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है। नीचे ना जाता हो, सर ना देता हो, सामने सिर दे के ये ना कहता हो हाँ भाई मुझे मार, या फिर इस तरह की गेम वाला ना हो कि कहे तू मार मैं मारूँ, तू मार मैं मारूँ, ऐसे नहीं होता। मुर्ग में थोड़ी बहुत ही हेर फेर हो, अपने घर में घुसने का उसका टेक्निक हो, वो अपने घर लेना जानता हो, ठीक है। और ज़्यादातर फेवरेबल मुर्ग वो हैं जो गले कान के पक्के हैं, वो अपना घर निकाल लेते हैं जुड़ के, गला ले लें, कान ले लें, वो मुर्ग को ले आते हैं अपने हिसाब किताब में। बहरहाल छोड़े, हम शिकार की तरफ नहीं जाते, हम शौक की बात करते हैं हमेशा। असील बनाओ, असील रखो, असील दी छाती नू तक के खुश होवो, असील दी शक्ल नू तक के खुश होवो, असील दी नलियां दी टोर तक के खुश होवो। ये खड़ा हुआ है ना, असील का बच्चा खड़ा हुआ है, बताता है कि मैं असील हूँ। इधर साथ एक पग वाला देसी खड़ा कर दो तो वो बताएगा मैं देसी हूँ। ये अजीब लोग बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आती, जो कहते हैं जी जब तक मैदान में नहीं जाएगा तो उसको असील का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मैदान तो हर बंदे का अपनी मर्ज़ी का मैदान है। किसी ने मैदान बंद गद्दी का बनाया हुआ है,
वो खुले किलों वाले को मैदान ही नहीं मानता। पंजाबी लोगों से पूछें जो बंद गद्दियों पर लड़ाते हैं, वो खुले किलों वालों का मैदान ही नहीं मानते। वो कहते हैं ये कोई मैदान है, मुर्ग की वसालत परखनी है तो उसके गिट्टे बनो, उन्होंने बंद गद्दी लैके वो मैदान है जो परख जड़ी तरह 4 पानियां जाके होनी है असालत दी, बर्दाश्त भी करे मारे भी। और जनाब जो खुलों वाले हैं वो बंदों वालों का मैदान नहीं मानते, वो कहते हैं ये बदे वाला तो को मैदान है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। ठीक है जी, तो ये बड़े सारे मामलात हैं। खैर दूसरी तरफ बात जा रही है, मैंने 1-2 फ़ोनें भी करनी है, मुझे याद आ गया, तो इंशाल्लाह दोस्तों आपको फिर शो करवाएंगे। वीडियो चल रही थी लेकिन अभी मुझे फ़ोन आ गया, मैंने 1-2 जो है ना पार्सल भेजे हुए हैं, वो चेक करने हैं क्या मामला है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, आपसे गपशप करते हैं। शेरू का आज बड़ा ज़बरदस्त आपको मैंने दीदार कराया, बड़ा प्यारा शो करवाया, और ये आप दोस्तों की दुआएं हैं कि ये परिंदा वापस बहाल हुआ है, वरना ये परिंदा ऐसा कह लें कि तकरीबन मर चुका था, गोडों में बैठ गया था, ताज काला कर गया था और वज़न गिरा गया था, और बिठें जो है ये गुर्दे ख़राब वाली करने लग गया था, जैसे गुर्दे ख़राब होते हैं परिंदे के, उस तरह की जो बिठें करता है। तो ये इस तरह के सारे मामलात इसके शुरू हो चुके थे जब इसको गलत वैक्सीन लग गई थी, कॉन्टामिनेटेड। उसके बाद फिर ये जनाब कावे मिसाले फीड और फिर ये सारे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कोशिश की है, तो अल्लाह ताला ने शफा दी है, और ये परिंदा आज आपके सामने और आप शो कर रहे हैं। मैंने आपको शेरू के 3 बच्चों का शो करवाना है और फिर वीडियो अख्ताम करनी है। शकील अब्बास 3 बच्चे जरा शेरू वाले शो कराने हैं यार। लो जी, आपको शेरू के बच्चों का शौक करवाते हैं। जो लाल मादी लाल बादशाह की, जिसका नाम हमने शेरनी रखा हुआ है, ये शेरू और शेरनी के बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 नर हैं, 8 बच्चे थे, 8 के 8 निकले होते तो मज़ा आया होता, लेकिन जो अल्लाह ने दिया हम इसी में राज़ी हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे नसीब में था वो हमें मिला। दुआ बचा कर डोगी, बहुत प्यारी माशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ हो रही है, बड़े प्यारे साफ़ सुथरे। अच्छा आप इनके चेहरे देखें किस कदर गोल और कैसे जनाब वो मुर्ग की तरह खूबसूरत मोटी नोकों में बांध रहे हैं। मिट्टी साफ़ करना, मुंह गंदा लेके आ गए हैं, सुबह सुबह मुंह नहीं साफ़ करना है। नलियाँ चेक करें बच्चों की माशाल्लाह कैसी चौड़ी और शानदार असीलों वाली नलियाँ हैं। ये है जनाब तीसरा बच्चा, एंड आई थिंक सो कि ये फ़ीमेल है। आई थिंक सो ये फ़ीमेल है, 2 मेल हैं और ये फ़ीमेल आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मोटे सर में है ना, तो इस वजह से ये चूची होनी है भाई। ये छड़ विच दोस्तों चूचों की तख्तियाँ चेक करें और अदाएँ चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ नज़दीक करो तो आगे से पड़ते हैं हाथ में। बस इनकी खुली करने वाली उम्र है, क्योंकि गोल मटोल गिटके चलते भी गिड्डे हैं, इनको बस अब खुला करने की उम्र है। वो चूची है पीछे वाली भाई, ये दोनों मेल हैं। वीडियो का अख्ताम करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। पूरी छाड़ दो जी बात भाई बेच। और मादी जनाब ये भी क्रॉस हो गई है शेरू के साथ, इसको भी जोड़ लग गया, उसको भी जोड़ लग गया। अब ये आजकल मैंने अपनी निगरानी में मादियाँ क्रॉस करानी स्टार्ट की हुई हैं, क्योंकि जब तक ये सही प्रॉपर तरीके से दुम्मे नहीं ना गिरा जाते मुर्गे, उस टाइम तक तो मैं मादियाँ इनके साथ लगाता रहूँगा। बड़ी कीमती मुर्गियाँ दोस्तों, इनकी झोलें हम ज़ाया नहीं कर सकते। ज़ाहिर है मादियाँ बड़ी मुश्किल से अंडों पे आती हैं, असील मादियाँ बड़े नखरे करती हैं, और अगर इनकी झोल एक अंडा भी ज़ाया हो जाए ना, मेरी कोई मुर्गी खुडे में खड़ी हुई है वही अंडा दे दे, और मुझे बाद में पता चले कि यार मादी ने वही अंडा दे दिया है, तो मेरा BP 2-3 दिन आ ही रहता है कि यार उसको पहले लगाना था, 2-3 दिन पहले नर के साथ लगी रहती, ताकि ये शुरू वाले भी जो अंडे खाली 2-4 जाने हैं 2-3 जाने हैं वो ना जाएं। अब मादियों का अलग अलग हिसाब होता है, एक आधा अंडा हवाई चला जाए, फिर मादी आप नर के साथ लगाते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक आधा अंडा और हवाई जाना है, उससे अगले जो है वो फर्टाइल हो जाने हैं। लेकिन ये कुछ मादियों में होता है, कुछ मादियों में ये होता है, हमारी चंद मादियाँ ऐसी हैं कि जिनको आप पहले से नर के साथ लगाएंगे तो उनकी झोलें पूरी फर्टाइल आनी है। अगर आपने जनाब मादी ने हवाई अंडा उतार दिया ना, तो फिर जितने मर्जी जोड़ लगवाते रहो नर के साथ, वो पूरी झोल खाली उतार देती हैं। अभी हर मादी का अपना अपना हिसाब होता है। कुछ मादियाँ जो हैं वो उनके 1-2 अंडे खाली जाते हैं, बाद में भी नर के साथ लगाएं अगले अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। शायद उम्र का एलिमेंट है, शायद इनके अपने अंदर जो फर्टिलिटी के जो मामलात हैं वो किसी का कितना स्ट्रॉन्ग है, किसका कितना वीक है, ये हर परिंदे का अलग अलग हिसाब होता है। बाज़ दोस्त इस तरह के सवाल पूछते हैं कि अहमद भाई बताएं कि अगर मादी ने पहले 1-2 अंडे खाली दे दिए हैं तो फिर मुर्गे के साथ लगाएंगे तो अंडे फर्टाइल हो जाएंगे या नहीं। तो इसमें जवाब ये है कि हर परिंदे का, हर जोड़े का अलग अलग हिसाब है, उनकी अलग अलग रेशो है अंडे फर्टाइल करने की। अब ये जोड़े लगे हुए हैं ना, ये यंग बर्ड्स हैं, इनकी फर्टिलिटी के इतने इश्यूज़ नहीं होते। यंग बर्ड्स को
2-4 साल 5 साल तो कोई मसला होता ही नहीं है फर्टिलिटी का। लेकिन जब इनकी उम्रें 5-5 6-6 साल चली जाती हैं तो फिर भाई इन्हें कुछ ना कुछ देना दिलाना पड़ता है, माल मुद्दा इनको देना पड़ता है। जब आप जोड़े लगाते हैं फिर अभी तो वक्त ही है कि हम इनको पानी में मेड सेल 4 चला देते हैं, MSV सेल चला, यानी विटामिन ई सेलेनियम के जो मार्केट में अच्छे कम्बिनेशन है वो लाइट क्वांटिटी में चला दिए जाते हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। तो हमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितने भी अंडे मेरे पास पीछे मैंने रखे हैं, कैंडलिंग की है ना, उन सब में बच्चे थे। शेरू के तकरीबन सारे अंडों में बच्चे थे। किसी मादी के नीचे कोई 1-2 अंडे खाली हों, वो भी वो जो मादियाँ पहले स्टार्ट में जिन्होंने झोलें अपनी हवाई शुरू की हैं, वो जो अंडे शुरू में खाली निकले बाद में सारे अंडे फर्टाइल। इसके भी लाल मादी के जो 3 बच्चे दिखाए हैं ये 8 के 8 अंडे फर्टाइल थे, लेकिन हैचिंग में प्रॉब्लम हुआ। अब प्रॉब्लम चूँकि चेक करना होता है, तो ये यंग बर्ड्स में इतने प्रॉब्लम नहीं होते। इनको गोलियां देना या गाला देना या इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ये नेचुरली दाने के ऊपर या पानी में हल्का फुल्का कुछ चला दें, विटामिन ई सेलेनियम में बेहतरीन काम करते हैं ब्रीडिंग में। यंग बर्ड्स को आपको अक्सर सोशल मीडिया पर लोग सरबैक जी और पता नहीं क्या क्या बता रहे होते हैं, तो जिनको आप अपने परिंदों को इन गोलियों का आदी कर देते हैं, ख़ासकर मैं देखता हूँ कि यंग बर्ड्स को जिनको ज़रूरत नहीं होती उनको भी लोग एवियन 200 और 400 mg के कैप्सूल दे रहे होते हैं। अब एवियन क्या है, विटामिन ई है। 200 mg अल्लाह के बंदो इतनी अच्छी खासी मिकदार है जिसकी परिंदे को ज़रूरत ही नहीं है। विटामिन ई और सेलेनियम हम जो पानी में चलाते हैं वो 1 से 2 cc होता है 1 लीटर में, बिल्कुल लाइट क्वांटिटी में आप चलाएं। परिंदा जब आपका दाना खा रहा है, अच्छा उसमें सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप जनाब परिंदे को अल्लाह आपका भला करे बीच में मिसाला चला रहे हैं, वो हाजमा उनका इतना परफेक्ट है, बादी होती नहीं है। बादी का भी अनफर्टाइल जो अंडे हो जाते हैं उसका बादी से भी ताल्लुक़ होता है। मैंने ख़ुद ये पर्सनली चीज़ चेक की है कि बाज़ मुर्गे जब बादी कर जाते हैं और बाज़ मुर्गे वज़न ज़्यादा कर जाते हैं तब भी फर्टिलिटी के मसले आ जाते हैं। बादी की वजह से भी परिंदे की फर्टिलिटी पे इशू आता है। और बादी क्या है, बादी है कि आपने यानी एक तरह का दाना दे देकर परिंदे को इस कदर अंदर से उसके हज़मे को आपने जो है वो बंद किया हुआ है कि वो खा पी रहा है, हज़म भी कर रहा है, लेकिन वो अंदर से तंग पड़ा हुआ है, मैदा उसका डिस्टर्ब है, उसको उसके पेट में हज़मे में उसको मरोड़ से पड़ते हैं, वो डिस्टर्ब होता है। तो इस चीज़ को दोस्तों फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैंने भी कॉल्स करनी थी, फिर वीडियो स्टॉप करके बीच में कर ली है। मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो पूरी बना लेते हैं, अब बांझ हो रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों, वज़न जब मुर्गों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मुर्गे खुडों में खड़े रहते हैं, खुले नहीं होते और इनके जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं उस पर चर्बी आ जाती है, फिर अंडा फर्टाइल नहीं होता, तो वो भी ज़रा मामला गलत हो जाता है। परिंदे को अपने मुनासिब वेट में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ओवर वेट होना चाहिए, ना परिंदे का वज़न कम होना चाहिए। परिंदे का वज़न अपने हिसाब से कम वो लोग रखते हैं जिन्होंने लड़ाने होते हैं, और परिंदे का वज़न ओवर वेट वो कर देते हैं जिनको समझ नहीं होती और उनका परिंदा ओवर वेट हो जाता है। अच्छा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये शेरू ने वाइट बिट की है। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछेंगे कि अहमद भाई इस बिट का क्या मतलब होता है। ये चर्बी वाली बिट है दोस्तों। हम इन दिनों में अपने परिंदों को सुबह दाना नहीं लगा रहे। सुबह से लेके 4 बजे तक 5 बजे तक हमारे परिंदे सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते, खुडों में खड़े होते हैं, और या यहाँ भी फिर रहे हों तो यहाँ भी हमने सफाई की हुई है, दाना शाना नहीं गिरा होता। इनको जब दाना नहीं मिलता तो फिर परिंदा ये चर्बी वाली बिट मारता है। ये वाइट बिट का मतलब है चर्बी, हल्की सी चर्बी इसने फेंकी। और ये भूख जब परिंदे को शदीद लगी होती है तो तब। अब आप कहेंगे कि शेरू के पोटे में तो इतना दाना है, तो भाई परिंदे ने दाना अभी अभी खाया है। दाना खिलाकर इनको मैंने इधर बाहर खुला कराया, ये दूसरे फार्म में छोटे खुडों पर बंद थे। तो ये हर छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरा परिंदा क्या कर रहा है, मेरा परिंदा किस कंडीशन में है। अब मेरे परिंदे ने बिट मारी है तो मैं परेशान नहीं हो जाऊंगा कि इसको बीमारी पड़ी हुई है। मुझे पता है सुबह से दाना नहीं था पोटे में तो परिंदे ने चर्बी फेंकी है। मेरा परिंदा मैली मारेगा तो मुझे पता है ये मैली क्यों मार रहा है, ठीक है। हजम करके दाना फेंकेगा तो मुझे पता है कि दाना आजमे वाली बिट है। तो बिठों की भी समझ होनी चाहिए, उससे आपको परिंदे के अंदर के हालातों वाक़यात, ये बादी की भी ऐसे ही समझ आती है, बादी की भी बिठों से समझ आ जाती है। परिंदे के शक्ल के, परिंदे के मुंह की स्मेल से बादी समझ आ जाती है। और ये जब बादी बनती है इसी की वजह से फिर जहर बाद होता है, यानी वो जहर जो बादी की वजह से अंदर से निकलता एक किस्म का टॉक्सिन और एक किस्म का जहर परिंदे की जबड़ियों में आ जाए, मुंह में छाले आ जाएं, नलियों पे जहर आ जाए, नलियों के ऊपर रसोलियाँ सी बांध जाएँ, गुलाबी दाग आ जाएँ, रत्ते दाग आ जाएँ, गोडों के अंदर ज़ख़म पड़ जाएँ, तो ये बादी होती है। फिर इसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं।
काली जीरी, कोड़तुमे के बीज निकाल के छिलका ले लिया और साथ अजवाइन ले ली। इनका पाउडर हम वज़न कर लिया, बराबर लेके पाउडर कर लें। 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम, 4 से 5 दिन परिंदे को दें, हफ्ता दें तो परिंदा जिस किस्म की भी जहरबाद हो वो ख़त्म हो जाती है। जितनी मर्ज़ी गंदी जहरबाद हो, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और वैसे 5 दिन से 7 दिन हफ्ता बहुत है। अगर इसके अंदर आप थोड़ी सी दड़ा मिर्च लेकर वो डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे। और बाकी को एलोपैथिक से इलाज करना चाहे तो चंद जहरबाद ऐसी हैं जिनमें वैलोसेफ काम करती है, वैलोसेफ का इंजेक्शन काम करता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि परिंदों को एलोपैथिक की दवाइयों से बचाना चाहिए। अब चूँकि मैं तो दोस्तों पिछले कुछ टाइम से देसी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर काम कर रहा हूँ, और वो उसका मुंह बोलता सबूत गाला और मिसाला आपके सामने है कि मेरे सारे परिंदे इतने डिस्टर्ब होने के बाद भी, गलत वैक्सीनें खाने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, अगर देसी प्रोडक्ट्स और देसी चीज़ें ना होती तो शायद मेरे परिंदे सर्वाइव ना करते और आज ज़िंदा ना होते। तो मेरा जितना बिलीव इस टाइम पक्का हो गया इस बात के ऊपर कि यार परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिकली ट्रीट करना चाहिए, ऑर्गेनिक वे में डील करना चाहिए। तो मैं जान छुड़ाता हूँ एलोपैथिक से, और यही वजह है कि मेरे परिंदे जो है वो दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं है। मुझे अरसे तक, लंबे अरसे तक मेरे परिंदों को बुखार नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। लंबे अरसे तक मुझे अपने परिंदों को डोज़ नहीं लगानी पड़ती। हाँ, कोई और छोटे मोटे एक्सीडेंट वाले मामलात आ जाएँ, कोई लड़ गया, कोई ज़ख्मी हो गया, कोई उस दौरान को बुखार की डोज़ देनी पड़ गई, एंटीबायोटिक चलानी पड़ गई तो मजबूरी है, वरना मैं दवाइयाँ नहीं देता अपने परिंदों को। मेरे परिंदे दवाइयों से पाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मेरे चूज़े भी दवाइयों से पाक होते हैं। मैं अपने चूज़ों को भी शुरू से ही दवाइयों से बचा के रखता हूँ, क्योंकि जो बच्चा दवाइयों से बचा हुआ बड़ा होगा ना, वो 10, 12, 15 साल की ज़िंदगी निकालेगा। जिसने शुरू से दवाइयाँ ली हैं ना, कि जिसको हर हफ्ते मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ लोग टाइलोफर्सिन चला रहे हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हफ्ते में चला रहे हैं, तो फजूल में भाई क्यों दवाइयाँ देते हो अपने परिंदों को? अल्लाह के बंदो, आदी कर रहे हो अपने परिंदों को नशे का। जब मर्ज आ गया दवाई दो, जब मसला है तब दवाई दो, ज़रूरत है तो। फजूल में दवाई नहीं देते, बेकार है। ज़रूरत ही नहीं परिंदे को दवाई देने की तो क्यों दवाइयाँ आप दे रहे हो? जब ज़रूरत पड़ेगी, परिंदा वाकई बीमार हो जाएगा तो वो दवाई काम ही नहीं करेगी। अब ब्रायलर के माँ बाप को जो दवाइयाँ लगी हुई होती हैं ब्रायलर के ऊपर, उसी दवाई की वो सिंगल डोज काम नहीं करती है। आप किसी कमर्शियल पोल्ट्री वाले से पूछना, अगर जेंटाकम्बिजोन ब्रायलर के पेरेंट्स को 0.12 सीसी लगता रहा है तो ब्रायलर के ऊपर वो सिंगल डोज 0.2 सीसी काम नहीं करेगी। एक तहकीकी बात आपको बता रहा हूँ। क्यों? कि उसके माँ बाप को वो डोज लग चुकी है, उसके खून में रेजिस्टेंस मौजूद है उस दवाई के अगेंस्ट, होना ही नहीं, उसने असर ही नहीं करना सिंगल डोज। फिर वो डबल डोज लगती है और फिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि जनाब वो दवाई काम ही करना छोड़ जाती है। फिर उससे अपडेट जो दवाई होती है अगली जनरेशन की वो यूज़ करनी पड़ती है। तो इसी वजह से आप देखते हैं हर थोड़े अरसे बाद एंटीबायोटिक्स की नई से नई जनरेशन आपको मार्केट में मिलती हैं और एंटीबायोटिक्स जो है वो अपडेट होती जा रही हैं। और एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है जो हमने सुनी है कि गालिबन 2032 के 2035 तक इंसानों के ऊपर भी जो है ये एंटीबायोटिक्स चंद जो हैं वो काम करना ख़त्म हो जाएंगी, काम करना छोड़ देंगी वो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो ख़ास फहरिस्त उन्होंने जारी की है। तो भाई इसलिए ये एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तरीके से होना चाहिए, कम क्वांटिटी में होना चाहिए और हस्बे ज़रूरत होना चाहिए, फजूल में नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परिंदे जो है ये दवाइयों से बचे हुए हैं। मैं तो इनको दवाइयाँ लगाता ही नहीं, बहुत को मजबूरी पड़ जाए तो दवाई लगाई तो लगाई, फजूल में ना कभी मैंने टाइलोफर्सिन चलाया है, ना कभी मैंने फजूल में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन चलाया है, ना वेब्रामाइसिन, ना मॉक्सीसिलिन। बसूरत बुखार चूज़ों को मॉक्सल चलाया जाता है या वेब्रामाइसिन चलाया जाता है। 20 दिन से छोटे चूज़ों को अगर ज़रूरत है, अगर बुखार है तब चलाया जाता है, वरना नहीं चलाया जाता। पानी में 2-3 दिन चलाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं और फिर अपनी नॉर्मल फीड मिसाले पे और अंडे शंडे पे, और फिर उसके बाद बड़े हो जाएं तो मिक्स दाने पे। तो दोस्तों ये चीज़ें नोट करें, ये सारी वो हैं कि जो हमारा तजर्बा है, जो हमने सीखी है इतना अरसा कर करके, और अभी जो नतीजे निकाले हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो बहुत अच्छी बन गई है, आपको शौक भी अच्छा करवा दिया, गपशप भी हुई है और बड़ी मुफीद बातें भी इसमें हो गई हैं। दुआ में याद रखिएगा, और किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो खैर है, कोई बात नहीं। जिधर इतनी अच्छी बातें होती हैं उसके साथ जगह फुला नाल कंडे भी होंगे, तो बर्दाश्त कर लिया करो। दुआ में याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।